नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो भाई इस वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस ईयर पिछले सालों में जो एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ, चाहे वो CHSL हो, CGL हो, MTS हो, CPO हो, इस एग्ज़ाम में फिजिक्स से आए हुए क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं। इस टॉपिक का है पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 इस टॉपिक का है। अब तक हम लोग 2019, ठीक है, 2019 तक आए हुए फिजिक्स का सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। इस वीडियो से हम लोग शुरू करते हैं 2018 का। ठीक है, 2019 क्लियर हो चुका है, तो अब हम लोग 2018 का कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग घटते क्रम में कर रहे हैं। पहले 20 किए थे, फिर 19 किए हैं, फिर अब करेंगे 18। तो ठीक है, तो आप अंत तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, ताकि आप कभी भी SSC का एग्जाम देने बैठे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फिजिक्स में खासतौर पे ना हो। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं SSC CHSL 2018। 2018 में CHSL में जो पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम डेट भी आपका लिखा हुआ है। पहला सवाल देखो, बाष्पीकरण और दर्पण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बाष्पीकरण और दर्पण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा भाई कि बाष्पीकरण और दर्पण की जो संयुक्त प्रक्रिया है उसे कहते हैं आसवनीकरण। उसे कहते हैं आसवनीकरण। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे या किरणें उच्चतम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? कौन है जो कि उच्चतम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? सूक्ष्म तरंगे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे या पराबैंगनी किरणें? तो भाई आपको पता होगा कि जो गामा किरणें हैं ये उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गामा किरणें। चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन, बेंजामिन फ्रैंकलिन के निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने की मदद की? अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया? पतंग उड़ाने, घुड़सवारी करने, नदी में तैरने, पियानो का अभ्यास करने? ठीक है, तो ये कौन? ऑप्शन ए पतंग उड़ाने। ठीक है, पतंग उड़ाने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्ट्ज किस अंतरराष्ट्रीय मानक SI मात्रक है? यानी आपको पता है कि भाई जो हर्ट्ज है वो होता है आवृत्ति की SI मात्रक। ठीक है, हर्ट्ज जो है वो होता है आवृत्ति की SI मात्रक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? ठीक है, कौन सा नियम है जो इस घटना की व्याख्या करता है? हुक का नियम, बर्नौली का नियम, पास्कल का नियम, एवोगाद्रो का नियम? ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेरे भाई आपका पास्कल का नियम। इसका आंसर होगा पास्कल का नियम। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से पढ़ लो, समझ लो, फिर देख लो, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सके। चलो देखो भाई, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? उत्प्लावन बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, मांसपेशीय बल? देखिए, चुंबकीय बल, घर्षण बल, मांसपेशीय बल, ऐसा कोई बल आपको नहीं होता है जो कि तैराक को मदद करता है तैरने में। जबकि एक उत्प्लावन बल है जो कि उसको मदद करता है पानी की ऊपरी सतह में रहने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दबाव की इकाई क्या है? दबाव की इकाई क्या है? वोल्ट, पास्कल, ओम, एम्पियर? तो मेरे भाई दाब की जो इकाई होती है वो होता है पास्कल। ठीक है, दाब का इकाई होता है पास्कल। वाट जो है वो शक्ति का है, ओम जो है वो प्रतिरोध का है, एम्पियर जो कि है विद्युत धारा का। ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा का। तो यहाँ पे बचा क्या? पास्कल। पास्कल जो है वो दाब की है। नेक्स्ट है भाई कि अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। कब भौतिकी के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो इसका आंसर होगा 1921, 1921। ठीक है, 1921 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए आपको एक क्वेश्चन पूछ देते हैं यहाँ पे
कि अल्बर्ट आइंस्टीन के भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला किस लिए, उन्होंने क्या ऐसा कर दिया भौतिकी के क्षेत्र में जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। कान के पर्दे के जांच के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा उपकरण है? ऑप्टोमीटर, पॉलीग्राफ, फोमोग्राफ, ओटोस्कोप। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेरे भाई ओटोस्कोप। ओटोस्कोप का उपयोग कान के पर्दे की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, ओटोस्कोप का प्रयोग कान के पर्दे की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर, मोल, ओम या वाट? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, बताइए। देखिए अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि ओम जो है वो विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई है। ठीक है, ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई है, अभी जस्ट आपको बताए थे। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? आंख की पुतली, कॉर्निया, आंखों की नस यानी ऑप्टिक नर्व्स या लेंस? देखिए लेंस तो आंखों के अंदर होता है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स तो नहीं होगी। पुतली तो यहाँ पे आपका श्वेत पटल होगा, कॉर्निया। ठीक है ना, कॉर्निया से होकर ही जो काला वाला भाग होता है उसी से होकर प्रकाश जो है अंदर की ओर प्रवेश करती है, जबकि वाइट वाला जो आंख में होता है वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है, यह आमतौर प्रतिदीप्त प्रकाश का इस्तेमाल की जाती है, वो गैस कौन सा है? तो नियॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? ठीक है, तो वो गैस है मेरे भाई नियॉन, वो गैस है नियॉन। नियॉन गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। ठीक है, ये गैस कौन सा होगा? नियॉन गैस, इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जलवाष्प तरल पानी में बदल जाता है, वो प्रक्रिया क्या है? संघनन, वर्षण, वाष्पीकरण या निस्तापन? तो मेरे भाई वो प्रक्रिया का होगी संघनन। ठीक है, संघनन वह प्रक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जो जलवाष्प है वो तरल पानी में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? 1903 में पहली महिला कौन थी जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? जेम्स एडम्स, मैरी क्यूरी, जॉनी विलियम्स, अल्वा मर्दर? तो इसका आंसर है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी जिन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए एक आंसर और आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि इन्हें किस लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भौतिकी के क्षेत्र में ये भाई ये जो थे वो क्या काम किए थे जिनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखिए, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? एम्पियर है, कोवाल्ट है, बैकेरल या डेसिबल है? तो देखो आपको पता होगा कि भाई रेडियोधर्मिता है उसकी एसआई इकाई होती है बैकेरल। ठीक है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई होती है बैकेरल। ठीक है, बैकेरल होती है। आगे देखिए, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होनी चाहिए? ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होती है? तो 2 से 2000 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज से, देखिए इसका आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ कि 20 हर्ट्ज के अगर नीचे ध्वनि की आवृत्ति है तो उस आवृत्ति की ध्वनि को एक वयस्क इंसान नहीं सुन सकता है, जबकि 20 हर्ट्ज से ऊपर अगर तरंगदैर्घ्य की कोई ध्वनि अगर होगी तो उसे भी इंसान नहीं सुन सकता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको बोलते हैं अपश्रव्य, जबकि 20 हर्ट्ज से ऊपर होता है उसको बोलते हैं पराश्रव्य। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना। देखिए निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? कैंडेला, एम्पियर, केल्विन या रेम्यूर स्केल? ठीक है, तो आपको पता है कि तापमान का एसआई इकाई है केल्विन। ठीक है, तापमान का जो एसआई इकाई होता है केल्विन। नेक्स्ट है भाई कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती है? रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती है? पराबैंगनी, रेडियो, इंफ्रारेड या सूक्ष्म? तो आपको पता है कि रडार में जो सिस्टम होता है
उसमें हम लोग सूक्ष्म तरंगे उपयोग करते हैं, ठीक है। उसमें माइक्रो जो वेव होता है वो यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती है जो आवृत्ति होती है, जिसकी आवृत्ति क्या होती है, ठीक है, जिसकी आवृत्ति क्या होती है। जस्ट अभी हम बताए थे आपको, जस्ट बताए थे कि भैया वैसी ध्वनि आवृत्ति जिसकी आवृत्ति 20 किलो हर्ज यानी कि 20,000 हर्ज, 20 किलो हर्ज का मतलब होता है 20,000 हर्ज से क्या होती है, अधिक होती है, उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है, प्राश्रव्य, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और अपश्रव्य होगा जो 20 हर्ज से कम होगा। नेक्स्ट है जरा दूरदर्शिता जिसे बोलते हैं प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर किस लेंस का उपयोग किया जाता है, किस लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा द्विफोकल लेंस, जिसे होते हैं बाईफोकल लेंस, ठीक है। बाईफोकल लेंस होता क्या है, तो एक लेंस होता है जिसके दो तरफ, एक ऊपर एक नीचे लेंस लगा होता है, ठीक है। अवतल होता है एक तरफ होता है उत्तल, दोनों लेंस लगा होता है, ठीक है ना। अब जैसे अवतल है तो अवतल का उपयोग कब करते हैं, तो भैया अवतल का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट के लिए यूज करते हैं अवतल, उत्तल यूज करते हैं दूर के लिए, ठीक है। दूर दृष्टि होगा तो उत्तल, जबकि बेलनाकार होगा अबिंदुकता के लिए, अबिंदुकता के लिए बेलनाकार यूज करते हैं, और बाईफोकल लेंस यूज करते हैं प्रेस बायोपिया यानी जरा दूरदर्शिता के लिए, ठीक है। चारों आपका क्लियर है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए चारों को। अवतल हो जाएगा निकट, उत्तल हो जाएगा दूर, बेलनाकार हो जाएगा अबिंदुकता, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट भाई, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक कौन सी है, कौन सी पदार्थ है जो लिक्विड थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किया जाता है। तो भाई उसका आंसर होगा एल्कोहल, एल्कोहल का उपयोग किया जाता है, पानी तो उपयोग होगा नहीं, ठीक है, ये सब का उपयोग नहीं करते हैं। तो वो कौन सा पदार्थ है, वो है एल्कोहल। देखिए अब आगे हम लोग करते हैं एसएससी सीजीएल 2018, ठीक है, सीजीएल 2018, सीएचएसएल 2018 क्लियर हो गया। अब करते हैं सीजीएल 2018, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया। विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया, ठीक है। तो है माइकल फैराडे, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, या आंद्रे मैरी एम्पियर, या जेम्स क्लर्क। तो इसका आंसर होगा एम्पियर, एम्पियर। विद्युत चुंबकीय विज्ञान की खोज का नामकरण किसने किया, तो उनका वो है एम्पियर के द्वारा किया गया। सेकेंड है भाई, टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर आधारित, टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर आधारित होती है। इंफ्रारेड तरंगे, ब्लूटूथ तकनीक, लेजर तकनीक, अल्ट्रासोनिक तकनीक। तो भैया ये इंफ्रारेड तरंगे के सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ठीक ना। इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पर टीवी रिमोट है वो कार्य करता है। नेक्स्ट है भाई कि को उसकी एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, किन्हें मिला, ठीक है। एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला, विलियम थॉमसन, रोंटगेन, लुईस पास्चर, विलियम क्रुक्स, ठीक है। तो आपको ये बात की पता होगी कि एक्सरे का खोज किसने किया, तो रोंटगेन ने, जिनको भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला, ठीक है। अगर सवाल सिर्फ यही रहे कि भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो वो थे रोंटगेन, जिनके द्वारा एक्सरे का खोज किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ने उष्मागति के प्रथम दो नियमों को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया। वो कौन से थे, रॉबर्ट हुक, विलियम क्रुक्स, विलियम थॉमसन, लुईस अल्वारेज। तो इसका आंसर होगा विलियम थॉमसन, ठीक है। इसका आंसर होगा मेरे भाई विलियम थॉमसन। एक बार आप इसको भी पॉज करके पढ़ लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। इससे आप एक बार अगर सारा सेशन कर लेते हैं, सारा सेशन कवर कर लेते हैं, ठीक है, एक बार एकदम एक से लेकर लास्ट तक, तो आप कभी भी एसएससी का एग्जाम देने जाते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटने वाला है, फिजिक्स का खास तौर पे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है।
पृथ्वी के उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या किया जाता है, कहा जाता है? ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस या सौर ऊर्जा? तो भाई पृथ्वी की उष्मा जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, उसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? कैंडेला, एम्पियर, समुद्री मील या डेसिबल? ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता के मापने वाले इकाई को कहते हैं हम लोग डेसिबल। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? तो मापते हैं हम लोग डेसिबल से। नेक्स्ट है आपका, मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? डायनोमीटर, कैलिपर्स, फोटोमीटर, एम्पियर? तो भाई इसका आंसर, ठीक है, फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल वह कार्य करता है के बराबर है। ठीक है, पास्कल के सिद्धांत के अनुसार, न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार, हुक के सिद्धांत के अनुसार, स्टेफन वोल्ट्जमैन के सिद्धांत के अनुसार। तो इसका आंसर होगा पास्कल के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, पास्कल के सिद्धांत के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जिस पर वह कार्य करता है उसके बराबर होता है। तो यह था पास्कल के सिद्धांत। आगे देखिए, रजत को दूरदृष्टि यानी हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि से सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे? अभी आपको हम जस्ट बताए थे कि दूरदृष्टि होगा उत्तल लेंस, दूरदृष्टि होगा तो भैया कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स कहाँ है? देखो यहाँ पे है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल के लिए हम लोग कॉन्वेक्स यूज करते हैं। उत्तल मतलब कॉन्वेक्स, तो दूर हो गया उत्तल, निकट अगर रहता तो अवतल। ठीक है, कॉनकेव लेंस। चलो आगे देखो, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला, एम्पियर, ओम या कोबाल्ट? तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है टेस्ला। ठीक है, ध्यान में रखिएगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला है। आगे देखो, तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बाष्पीकरण, निस्तापन, अवक्षेपण या घनीकरण? तो भाई आपको पता है क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम लोग बाष्पीकरण। ठीक है, तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहा जाता है बाष्पीकरण। ठीक है, बाष्पीकरण कहा जाता है। आगे देखते हैं, पवन चक्की यानी टरबाइन ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। कौन सी ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है? गतिज, नाभिकीय, रासायनिक या गुरुत्व? देखिए जब पवन चक्की चलती है तो सीधा घूमती है, मतलब कौन सा ऊर्जा हो गया? गतिज ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को यांत्रिक पावर में, मैकेनिकल पावर में क्या करती है? व्यक्त कर, यानी कि ये परिवर्तन करती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, एक बैटरी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कौन से ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? जो बैटरी होती है कौन से ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? ताप, यांत्रिक, रासायनिक और प्रकाश? देखिए जो बैटरी ऊर्जा में बदलती है, जो बैटरी होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। तो भाई अब तक हम लोग एसएससी का जो इसका सवाल था, खासतौर पे अभी सीजीएल का ये कर रहे थे ना, ठीक है ना, सीजीएल का कर रहे थे 2018। तो 2000 इस वीडियो में हम लोग 2018 सीजीएल, सीएचएसएल दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से 2018 का ही सीपीओ और एमटीएस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो भाई आगे इस सीरीज के साथ आप जुड़े रहिए ताकि आप एसएससी का जब भी एग्जाम देने जाए एक भी क्वेश्चन फिजिक्स से ना छूटे। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री भी करेंगे, बायोलॉजी भी करेंगे, सारे सब्जेक्ट को कवर कर देंगे। प्रीवियस ईयर एकदम बिल्कुल 25 साल का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सबको कवर करेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई जाते जाते सब्सक्राइब बटन दबा के जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट जो भी पार्ट है सारे पार्ट को आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।